वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जी। और ये एक एनालिसिस है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के हिसाब से, यानी इकोनॉमिक रिवाइवल जो है उसके हिसाब से जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये क्या है जी? स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसल यानी कि SIFC जो इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान पाकिस्तान ने बनाया उसके अंडर ये बनाई गई है। अ हाइब्रिड सिविल मिलिट्री इनिशिएटिव फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, कि पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए या इन मुश्किल हालात से निकलने के लिए उसने क्या किया जी? उसने SIFC एक बनाई, एक कौंसिल बनाई जो 2035 का जो इकोनॉमिक प्लान है 2035 तक पाकिस्तान ने कैसे अपनी जो GDP है इसे 1 ट्रिलियन पे लेके जाना है। तो इसको डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा और ये क्या क्या इसमें जो है वो एक्चुअली में चैलेंजेस क्या हैं और किस तरह से ये जो सिविल लीडरशिप है उसके लिए एक फेलियर है कि ये क्यों मिलिट्री को जो है वो इन्वॉल्व होना पड़ा। तो इसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं तो ये 20 जून 2023 को जो है वो इसे इस्टेब्लिश किया गया, एक बनाया गया, यानी एक इदारा बनाया गया, एक ऐसी कौंसिल बनाई गई जिस कौंसिल के अंदर जो है वो मिलिट्री को भी जो है वो पूरे का पूरा शेयर दिया गया, यानी कि सिविलियन गवर्नमेंट और मिलिट्री गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, वो मिल के पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और ये स्पेसिफिकली क्योंकि ये बनाया गया है GCC कंट्रीज को टारगेट करने के लिए, यानी गल्फ कंट्रीज को टारगेट करने के लिए, तो इसलिए जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गल्फ कंट्रीज के पास जब भी जाते हैं पैसे मांगने के लिए, और आपने देखा पिछले 2-3 साल में तो हमने बहुत ज्यादा बार पैसे मांगे हैं, तो वो हमेशा हमसे क्या मांगते हैं? गारंटी मांगते हैं, और वो भी किसकी? आर्मी की, या खास करके आर्मी चीफ साहब की गारंटी मांगते हैं। तो इसलिए फिर जो है इन्होंने ये सोचा कि भाई अब एक ही तरीका है गल्फ कंट्री से इन्वेस्टमेंट लाने का और पाकिस्तान की हालत बेहतर करने का कि मिलिट्री को एक रोल दे दिया जाए प्रॉपरली अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, प्रोटोकॉल के तहत एक रोल दे दिया जाए। तो इसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए, स्पेशल फैसिलिटेशन काउंसिल जो है ये एक हाइब्रिड मिलिट्री जो है सिविल मिलिट्री फोरम है, जहां पे, यानी हाइब्रिड का मतलब है ये मिक्स है, सिविल भी है और मिलिट्री भी है, दोनों मिक्स करके इसको चलेंगे। उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है जी? गल्फ कंट्रीज से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, FDI जिसे कहते हैं, ठीक है जी, FDI को अट्रैक्ट करना पाकिस्तान के इन मुश्किल माशी हालात के अंदर। अब इसमें जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं उनकी वजह से जो है बनाया गया है कि किस तरह से जो है वो पाकिस्तान में पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और उसकी मुश्किलात हैं तो उनको कैसे दूर किया जाए और किस तरह से जो है बाहर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए। इसमें 5 सेक्टर्स को मेनली जो है वो टारगेट किया गया है कि इन 5 सेक्टर्स के अंदर कोशिश करनी है इन्वेस्टमेंट आए। IT सेक्टर के अंदर बात की गई है, एनर्जी सेक्टर के अंदर, IT सेक्टर के अंदर, मिनरल्स के अंदर, डिफेंस के अंदर और एग्रीकल्चर के अंदर। तो ये वो 5 सेक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए भी। हम जानते हैं एनर्जी की यानी तवानाई की पाकिस्तान में कितनी ज़रूरत है और क्या हालात है पाकिस्तान में। लाइट जाती है तो अगले दिन तक पता ही नहीं होता उसका, ठीक है। IT की बात करें तो IT इस टाइम पे इमर्जिंग है, लेकिन गो के अब जैसे पाबंदियाँ लग रही हैं तो चैलेंजेस भी ज़्यादा हैं, लेकिन IT इस टाइम पे ज़रूरत है। मिनरल्स पाकिस्तान के, हम ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा मिनरल रिच कंट्री है, लेकिन हम इसे निकाल नहीं सकते क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम जो है उतनी हैवी मशीनरी को अफोर्ड कर सकें। तो इसलिए डिफेंस कॉर्पोरेशन एक ये वो चीज़ है जिसमें हम सरप्लस हैं, सरप्लस यानी कि हम छठी बड़ी फौज हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम ये चीज़ें गल्फ कंट्रीज को दे सकते हैं, इसका मतलब ये है ये उनसे देंगे। और एग्रीकल्चर में भी पाकिस्तान जो है वो, जाहिर बात है पाकिस्तान एग्रीकल्चर बैकबोन है, लेकिन उसके जो हालात बने हुए हैं पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर कंट्री होते हुए, तो उसको दूर करना और मॉडर्नाइज करना जो है ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये 5 चीज़ों को टारगेट किया गया है इस इकोनॉमिक काउंसिल के अंदर कि भाई इनके ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट लेके आनी है गल्फ कंट्रीज से, ठीक है, पूरे प्लान के तहत। अब अगर इसकी क्रिएशन की हम बात करते हैं और कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं कि ये जो इकोनॉमिक जो है प्लान है ये कैसे काम करेगा। अब सबसे पहली बात तो यह देखिए, ये जो फॉर्मेशन है SIFC की, ये रिफ्लेक्ट्स क्या करती है? ये रिफ्लेक्ट करती है फेलियर को, नाकामी को। किसकी नाकामी को करती है? सिविलियन लीडरशिप की। कि यानी आप ये कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में खुल के अगर आप कहें तो ये सिविलियन लीडरशिप के मुंह पे एक तमाचा है। तमाचा इसलिए है कि सिविलियन लीडरशिप जो है वो कोई प्रॉपर प्लान लाने में नाकाम हो गई, या आप ये कह ले ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। क्योंकि एक्चुअली में जो है सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो हिडन टास्क रखा गया वो यही है कि भाई हमने मिलिट्री को, सॉरी जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी हर्डल्स को, जिसे हम कहते हैं रेड टेपिज्म पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है। तो जो रेड टेपिज्म है जो हमेशा हर काम को लटकाता है, करप्शन है, बहुत ज्यादा डिले करता है, और इसी वजह से आर्मी को ये माना जाता है कि भाई वो बहुत ज्यादा स्विफ्ट है, बहुत तेज है, और वन विंडो ऑपरेशन
उससे बेहतर कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो इस रेड टेपिज्म को या ब्यूरोक्रेटिक हर्डल को खत्म करने के लिए जो है ये पूरे का पूरा मिलिट्री का रोल लाया गया कि भाई सिविलियन लीडरशिप जो है वो खुद भी चीजों को आहिस्ता आहिस्ता, एक तो कंसेंसस होने चाहिए होता है, पहले कैबिनेट से पूछो, ठीक है जी, उसके बाद फिर असेंबली में लेके जाओ, तो ये लंबे जो है वो सिलसिले हैं जिससे जो है वो उस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती, यानी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब मिलिट्री होगी, डंडा होगा, तो इसका मतलब डंडा जब दिखाया जाएगा तो फिर यहां से एक ही दिन के अंदर कैबिनेट भी अप्रूव करेगी, पार्लियामेंट के अंदर भी जाएगा और उसके बाद उसके ऊपर काम भी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसीलिए जो है ये एक फेलियर है सिविल लीडरशिप का। अब जो गवर्नमेंट है उसने इस बिल को पार्लियामेंट के थ्रू अमेंड किया, यानी कि जो काउंसिल है उसको बनाया गया किसके तहत जी, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लॉ जो है BOL जिसे कहा जाता है, इसको एस्टेब्लिश किया गया, उसके लीगल फ्रेमवर्क के तहत SIFC को बनाया गया, यानी प्रॉपर वे में बनाया गया ताकि कल को इसके ऊपर क्वेश्चंस ना उठाए जा सके। और किसने बनाया, सिविल लीडरशिप ने खुद जो है ये बनाया। अब ये अलग बात है कि उनके पीछे जो है बैक हैंड पे फोर्स थी, तो अल्टीमेटली तब भी उन्होंने जो है बनाया। तो अब ये जो SIFC है इसकी अहमियत जो है ये कही जा रही है कि वो CPEC से भी ज्यादा है। इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर हम बात करें तो CPEC से भी ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि CPEC का जो 80% कंट्रोल है वो चाइना के पास है, ठीक है, और वो चाइना के अकॉर्डिंगली हम उसे रन करेंगे और 20% हम अब जो है उसमें एडजस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन जो ये SIFC है ये प्योरली पाकिस्तान का प्लान है और पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिवाइवल की बात हो रही है 5 सेक्टर्स के अंदर, और साथ में गल्फ कंट्रीज को स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमने लेके जाना है और हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, CPEC से भी ज्यादा ये कहा जा रहा है, ठीक है। और इसका जो पर्पस है वो क्या है जी, इसका स्पेशल पर्पस ये है कि भाई हमने जो इन्वेस्टमेंट है उसको फैसिलिटेट करना है और आर्मी के झंडे तले हमने जो है वो इन्वेस्टमेंट्स को फैसिलिटेट करना है, क्योंकि आर्मी एक ऐसा इदारा है जिसके ऊपर फिलहाल हमारे जो GCC कंट्रीज हैं वो ट्रस्ट करते हैं, उनके साथ डिफेंस डील है, बाकी है। तो आर्मी जाहिर बात है एक पावरफुल आर्मी है। पाकिस्तान अगर आप सिविलियन जो है वो लीडरशिप की बात करें तो शायद वो टॉप 100 के अंदर भी नहीं आती, लेकिन आर्मी की अगर बात करें तो छठा बड़ा इंस्टीट्यूशन है दुनिया का, तो पाकिस्तान की छठी बड़ी फौज है। तो इसका मतलब ये है कि आर्मी के ऊपर ट्रस्ट है गल्फ कंट्रीज का। और ऊपर से क्योंकि जो गल्फ कंट्रीज हैं एक्चुअली में वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं है, ऐसा ही है, वो जमहूरी, गो के जमहूरी चीजें वहां मौजूद है लेकिन वो बादशाहत है ज्यादा वहां पे। तो इसलिए उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि जमहूरी इसको लेके जाए या जो आर्मी है उसको लीडरशिप इसको लेके जाए, इसलिए उन्हें ज्यादा जो सूट करती है वो आर्मी ही सूट करती है ताकि उनकी फैसिलिटेशन या उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डूबे ना। अब अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं कि कैसे इसकी कंपोजिशन है, तो देखिए इसको 3 टायर इसको माना जाता है कि भाई 3 जो है वो इसके स्टेप्स पे इसको बनाया गया है कि सबसे जो टॉप पे है वो एपेक्स कमेटी है जो SIFC की है, उसमें प्राइम मिनिस्टर हैं और आर्मी चीफ हैं, यानी सबसे टॉप पे जो है वो टॉप लेवल पे जिसको हेड करेंगे वो प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे और साथ में आर्मी चीफ करेंगे। गो के जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल दिया गया वो प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा दिया गया है, लेकिन हम जानते हैं दोनों यहाँ पे बराबर हैं और आर्मी चीफ जो है वो एक हाथ ऊपर है अल्टीमेटली, ठीक है। इसके साथ साथ जो सीनियर आर्मी ऑफिशियल्स हैं उनको भी यहाँ पे ओहदे दिए गए हैं और जो डायरेक्टर जनरल है एग्जीक्यूटिव कमेटी के वो भी आर्मी के हेड हैं, ठीक है, यानी आर्मी की तरफ से होंगे तो वो भी आर्मी के हैं और नेशनल कोऑर्डिनेटर जो हैं वो भी आर्मी से हैं। इसी तरह से आर्मी ऑफिसर जो हैं उनको अपॉइंट किया गया है इंप्लीमेंटेशन कमेटी के अंदर भी, जो तीसरी कमेटी है जो इंप्लीमेंट कर रही है उसके अंदर भी आर्मी के जो बंदे हैं उनको वो मौजूद है ताकि वो उसी अपने लिहाज से वहां पे काम करवाएंगे, सिविलियंस के ऊपर नहीं छोड़ेंगे, यानी सिविलियंस भी मौजूद हैं लेकिन एक्चुअली में आर्मी पर्सन वहां पे मौजूद हैं। अब अगर हम मजीद इसको थोड़ा सा समझते हैं तो देखिए ये 3 टायर सेटअप कैसे काम करेगा। इसमें 3 टायर सेटअप के अंदर सबसे जो पहले है वो क्या है जी, वो एपेक्स कमेटी है जिसके 6 मेंबर्स हैं, जिसमें टॉप पे लीड कौन कर रहा है, एक साइड पे जो है वो आर्मी चीफ लीड कर रहे हैं और दूसरी साइड पे PM लीड कर रहे हैं, यानी आर्मी चीफ आर्मी की तरफ से और PM सिविल गवर्नमेंट की तरफ से सबसे टॉप पे। ये पहला टायर है। दूसरे टायर की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे पे हमारे पास क्या आता है जी, साथ में 4 मेंबर्स और भी हैं। दूसरे पे हमारे पास जो है वो 8 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव कमेटी है जिसमें 8 जो है वो मेंबर शामिल हैं और ये दूसरे नंबर की है, इसके अंदर भी जो है वो आर्मी ऑफिशियल शामिल हैं और साथ में सिविलियंस शामिल हैं, ठीक है। इसके बाद इंप्लीमेंटेशन कमेटी है, तीसरा टायर जो इसका है, ठीक है जी। 3rd टायर के अंदर जो है वो इंप्लीमेंटेशन कमेटी है और इसके अंदर 5 मेंबर्स हैं। तो पहले 6 हैं एपेक्स कमेटी के अंदर जिसको लीड कर रहे हैं आर्मी चीफ और PM, उसके बाद 8 हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर और फिर इंप्लीमेंटेशन कमेटी जो है उसके अंदर भी 5 हैं।
तो ये इस तरह से ये सारे जो है वो मिलके बना रहे हैं। उसके अंदर मजीद अगर हम देखते हैं तो कौन कौन शामिल है, सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस शामिल है, सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट शामिल है, सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन शामिल है, चेयरमैन फेडरल बोर्ड रेवेन्यू FPR शामिल है, डिप्टी गवर्नर शामिल हैं और प्रोविंशियल फोकल पर्सन शामिल हैं, यानी कि जो इसको फेडरल के साथ मिलके जो है वो लीड करेंगे, तो ये शामिल हैं। तो ये 3 टायर सेटअप जो है ये इकोनॉमिक काउंसिल का मौजूद है, जिसके तहत ये सारे का सारा सेटअप काम करेगा। अब इन्वेस्टमेंट गोल्स क्या हैं? इन्वेस्टमेंट गोल्स, वन सिंगल गोल इनका ये है कि जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो GCC फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उनसे इन्वेस्टमेंट लेके आना और उनको अट्रैक्ट करना, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। इसलिए जो इसका सबसे प्राइम टारगेट रखा गया है वो प्राइम टारगेट है $5 बिलियन हासिल करने हैं। वो किसके थ्रू? चाहे प्राइवेटाइजेशन के थ्रू हासिल किए जाएं या चाहे इन्वेस्टमेंट के थ्रू हासिल किए जाए। आपने देखा जैसे कराची पोर्ट को दे दिया गया, बाकी इदारों का PIE की तैयारी हो रही है, उसको देना है, ठीक है जी। तो बोलियां लग रही हैं पाकिस्तान को बेचने की। तो 5 बिलियन जो है, और ये शॉर्ट टर्म के अंदर है। फिर इससे थोड़ा सा जो लॉन्ग टर्म प्लान है वो क्या है, 100 बिलियन 3 इयर्स के अंदर लेके आने हैं, जो कि शायद थोड़े नियर टू इम्पॉसिबल लगते हैं पाकिस्तान के हालात के अकॉर्डिंगली। लेकिन शॉर्ट टर्म में 5 बिलियन जो फॉरेन लेके आने हैं, और उसके बाद 100 बिलियन लेके आने हैं 3 इयर्स के अंदर, ठीक है। और 2035 तक जो लॉन्ग टर्म प्लान है उसमें 1 ट्रिलियन GDP को लेके जाना है। तो ये 3 तरह के इसके अंदर मौजूद हैं, यानी एक शॉर्ट टर्म 5 बिलियन का, एक मिडिल के आप कह ले 3 इयर्स का प्लान जो 100 बिलियन है, और फिर 2035 तक 1 ट्रिलियन तक। अब चैलेंजेस जो हैं अगर हम वो देखते हैं इस रिफॉर्म्स के अंदर, चैलेंजेस क्या हैं कि इसका जो सबसे पहला पर्पस है वो बनाया इसीलिए गया कि इसमें से ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो हैं, रेड टेपिज्म जो है, उसको खत्म किया जाए। क्योंकि जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि भाई आप क्या करते हैं, ब्यूरोक्रेसी को सामने कर देते हैं, और ब्यूरोक्रेसी नॉन प्रोफेशनल वे के अंदर जो है वो और चीजों को लटका देती है। तो पर्पस इस सारे का ये है कि 1 विंडो ऑपरेशन करना। अब 1 विंडो ऑपरेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे चाइना और पाकिस्तान के जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर भी यही पर्पस है कि भाई 1 विंडो ऑपरेशन हो और यहां से बाहर से इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट किया जाए, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा पर्पस ये है। तो अब चैलेंज ये है कि हमने कैसे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल को, अब ब्यूरोक्रेटिक हर्डल तो मिलिट्री के लोग भी कर सकते हैं, ठीक है, वो भी तो जाहिर बात है प्रॉपर वे में काम होगा, तो उसको कैसे दूर किया जाएगा, एक तो ये है चैलेंज भी है। इसके साथ साथ ये देखना है कि किस तरह से जो है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा डाउट ये किया जा रहा है कि भाई करप्शन होगी, और चाहे वो आर्मी ऑफिशियल्स भी साथ में शामिल हैं तो जाहिर बात है फिर करप्शन के चांसेस पैदा होते हैं। तो उसको कैसे जो है करप्शन को यहां पे हमने कंट्रोल करना है, कैसे एक बिजनेस एनवायरनमेंट बनाना है जिसके थ्रू जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो आए, ठीक है, इसको कैसे हम आगे लेके जाएंगे। इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान है, अब गल्फ कंट्रीज हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे, इनको हम मजीद कैसे गल्फ कंट्रीज को अट्रैक्ट करेंगे और कैसे उनको अट्रैक्टिव पैकेजेस देंगे कि भाई आप जो है वो आए हमसे PIE लेके चले जाएं, क्योंकि हम बाकी दुनिया से इसको सस्ता दे रहे हैं, आप आए हमसे कराची पोर्ट लेके चले, यानी क्या देंगे अल्टीमेटली, क्या देंगे उन्हें, क्योंकि उनके पास तो बहुत पैसा है। ऐसा ही है, उनके पास तो बहुत पैसा है, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे छोटे छोटे एसेट्स जो है हमारे लिए जो बड़े हैं वो खरीद ले। अब स्कोप और फंक्शन की अगर बात करते हैं SIFC की, ये जो हाइब्रिड मॉडल है इसके अंदर, अब इसमें कोशिश ये की जा रही है कि जो 2 तरह की इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको लेके आया जाए। यानी एक तो हमने क्या करना है, जो 5 सेक्टर्स हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, ठीक है, और दूसरा हमने क्या करना है, हमने प्राइवेटाइजेशन करनी है। जो हमारे लॉस वाले इदारे हैं उनको हमने उससे किसी तरह जान छुड़ानी है, ठीक है। एक तो प्राइवेटाइजेशन के ऊपर जो है फोकस हमने रखना है, दूसरा एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, टेलीकम्युनिकेशन में, एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो इन्हीं के अंदर हम अगर कुछ दे भी रहे हैं तो कुछ दे देंगे, और अगर कुछ आ रहा है तो वो हम ले लेंगे। इसका ये यानी इस तरह से इस मॉडल को बनाया गया है। और ये जो कॉर्पोरेशन है वो सारी की सारी जो है वो पर्पस इसका क्या है कि किसी तरह बिजनेस ग्रोथ को पाकिस्तान के अंदर बढ़ाया जाए और अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाया जाए, ताकि यहां पे ज्यादा से ज्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट आ सके। तो एक्चुअली में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्वेस्टमेंट ही है। FDI वो वाहिद चीज है जो किसी भी मुल्क को आगे लेके जा सकती है। बगैर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये एक हकीकत है, ठीक है। अब इस काउंसिल के पास जो है वो इख्तियारात की अगर हम बात करते हैं तो इसके पास इख्तियार है कि ये किसी भी रेगुलेटरी बॉडी को बुला सकती है, गवर्नमेंट डिवीजन्स को बुला सकती है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला सकती है, और जो भी हिंडर और ऑब्स्टिकल्स वगैरह हैं सारे के सारे इन्वेस्टमेंट के रास्ते में आ रहे हैं उनको दूर कर सकती है। और सिंपली आप ये कह लें क्योंकि आर्मी शामिल है तो कोई भी इदारा अगर प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो सिर्फ क्या करना है, आर्मी का डंडा सामने दिखाना है कि भाई आप इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो प्रॉब्लम जो है आपको पता है 24 आवर्स के अंदर सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, अब आर्मी के रोल की अगर हम बात करते हैं,
और साथ में बात करते हैं इंटरनेशनल प्रेशर की, तो ये किस तरह से हम इसको लेके जाएंगे, क्योंकि अब जाहिर बात है जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जो जमहूरी मुल्क हैं, वो तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि भाई आप जो है वो सिविलियन एक सिस्टम के अंदर जो है वो आर्मी को क्यों रोल दे रहे हैं, किस लिए आर्मी को रोल दे रहे हैं, जबकि उसका काम जो है वो डिफेंस है। ठीक है, तो अब तो आपको पता है लॉ के तहत भी हमने कह दिया, आर्मी अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने ये बात कही है, लॉ के अंदर अब लिख दी है कि आर्मी जो है वो रोल प्ले करेगी डेवलपमेंट के अंदर, हम क्वेश्चन नहीं उठा सकते। तो हम यहां पे सिर्फ ओवरऑल एक जो बात कर रहे हैं समझने के लिए। ठीक है, तो अब जो जमहूरी मुल्क हैं, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, वो तो शायद इसको एक्सेप्ट नहीं करते उस तरह से, लेकिन जाहिर बात है जहां पे जमहूरियत, अब जैसे चाइना है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसी तरह से जो गल्फ कंट्रीज हैं, जीसीसी, इनको सूट करता है कि भाई एक ऐसा पाकिस्तान का जो ऐसा मुल्क जहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और उन्हें कोई नहीं पता कि कब कौन सी गवर्नमेंट आए, कौन सी गवर्नमेंट चली जाए, उनके पैसे डूब जाएं, तो उससे बेहतर है गवर्नमेंट तो आती जाती है लेकिन आर्मी तो वहीं पे रहती है, और आर्मी जो है वो गवर्नमेंट लेके भी आती है और जाती है, तो इसका मतलब इसी का अगर रोल डायरेक्ट हो जाएगा तो हमारे लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी। अब इससे पहले भी आर्मी का रोल मौजूद था, और वो किस शक्ल में मौजूद था, यानी इस SIFC जो काउंसिल है, इससे पहले आर्मी का रोल NDC की शक्ल में मौजूद था। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की शक्ल में, क्योंकि वहां पे आर्मी का रोल था और इसको इसीलिए एस्टैब्लिश किया गया था कि आर्मी को साथ लेके चलें। तो अब थोड़ा ज्यादा वाज़ेह हो गया, पहले भी मौजूद था। ठीक, और आर्मी को क्यों शामिल किया गया, सिर्फ इसलिए आर्मी को शामिल किया गया कि ये सबसे बड़ा की पॉइंट है कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं है, ठीक है, कि वो किसी कंसेंसस के ऊपर पहुंचे जल्दी जल्दी, वो एक प्लान है तो महीना उसके ऊपर लग जाएगा, और जो इकोनॉमिक एजेंडाज हैं उनके ऊपर पॉलिसी फ्रेमवर्क कर सकें। तो ये सबसे बड़ा फेलियर है एक्चुअली में, जो मैंने स्टार्ट में कहा था कि ये सिविलियन जो गवर्नमेंट है उसके मुंह पे एक तमाचा है कि भाई क्या वो कंसेंसस डेवलप नहीं कर सकते किसी डेवलपमेंट के ऊपर। एक प्रोजेक्ट जो है वो एक गवर्नमेंट लेके आती है, दूसरी गवर्नमेंट कहती है नहीं भाई ये तो खराब है, क्योंकि वो बन गया तो जाहिर बात है पिछली गवर्नमेंट का नाम बनेगा, अगली गवर्नमेंट को क्या मिलेगा। तो एक प्रोजेक्ट आया उसको खत्म कर दिया, दूसरा आया उसको खत्म कर दिया, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी खत्म। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर भी जो है वो चीजों को इतना ज्यादा लटकाया जाता है। तो ये तो एक हकीकत है, तो इसलिए यहां पे फिर आर्मी के रोल को जस्टिफाई किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर देखते हैं कि जो सऊदी अरब है, कतर है, UAE है, ये वो मुल्क हैं जो आर्मी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, इसलिए कि इनकी जो गारंटर है वो है ही आर्मी, कि भाई आप हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी गारंटी आर्मी देगी, तो हम तब देंगे, हम पैसे तब आपको देंगे पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट को जब आर्मी उसकी गारंटी देगी। तो आर्मी ने कहा भाई हम डायरेक्टली अपने रोल में आ चुके हैं, तो अब आप दे सकते हैं और खुल के इन्वेस्टमेंट यहां पे कर सकते हैं। आर्मी एज ए गारंटर रोल प्ले कर रही है जैसे मैंने कहा, ठीक है, और उसका जो पर्पस है वो क्या है जी, वो इस बात की गारंटी देगी, उनका एम क्या है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको मिटिगेट करना, उसको कम करना, ठीक है, खत्म नहीं हो सकती लेकिन उसको कम करना, ताकि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो FTI है, उनको थ्रेट्स ना हो और वो सेव रहें। इसी तरह से पॉलिसी की कंटिन्यूटी, अब जैसे देखिए गवर्नमेंट जाने लगी है, आज या कल गवर्नमेंट चली जाएगी, तो जब गवर्नमेंट चली जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर केयर टेकर सेटअप आ जाएगा, उसके बाद नई गवर्नमेंट आ जाएगी, फिर वो कितना टाइम चलती है खुदा जाने। तो लेकिन ये जो एक सिलसिला लगा हुआ है आर्मी का, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन भी मिल जाती है, सब कुछ है, तो इसमें क्या है कि आसानी है कि आर्मी तो मौजूद है, गवर्नमेंट तो आ जा रही है सिविलियन गवर्नमेंट, तो इसलिए फिर ये जो है चीजों को बेहतर तरीके से मैनेज करती है। और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी जो है वो तब भी आएगी जब इदारे जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, तो इदारे जो है वो इसीलिए इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके अंदर। और एट द एंड अगर हम बात करें लिमिटेशंस की और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की, तो यहां पे आके हमारे पास शायद जो आंसर्स हैं, जो जवाब हैं, वो शायद खत्म हो जाते हैं। इसलिए कि क्या अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन करता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या आर्मी को SIFC के अंदर रोल देना ठीक है, आप कहेंगे जी ठीक है। फिर आपको इसको जब जस्टिफाई करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 35 ईयर्स मार्शल लॉ रहा, और जब मार्शल लॉ रहा पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 6% या इससे ज्यादा रही है, ठीक है। तो लेकिन जब मार्शल लॉ खत्म हुआ तो पाकिस्तान फिर 2% पे, फिर 3% पे, फिर ये हालात वापस आ गए। तो क्या ये जो है ये सॉल्यूशन है पाकिस्तान का? तो ये सॉल्यूशन नहीं है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन किसी भी सूरत नहीं है कि आर्मी को रोल दिया जा सके, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहां पे, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म कैसे होगा, कैसे आर्मी अपना रोल प्ले करती रहेगी, यहां पे क्वेश्चन है, और ये किस तरह चीजों को आगे फिर लेके जाया जाएगा। इसको नॉर्मली इकोनॉमिक बबल कहा जाता है, जो मार्शल लॉ के टाइम पे तरक्की की जाती है, ठीक है। अब इसका क्योंकि एक और ये इसको कहा जा रहा है न्यू मार्शल लॉ, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कहा जा रहा है कि भाई एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर जो है वो डायरेक्टली मार्शल लॉ तो नहीं है, लेकिन जो मिलिट्री है वो चीजों को मैनेज करेगी, तो उससे क्या होगा कि शायद ग्रोथ ना रुके पाकिस्तान की। तो ये शॉर्ट टर्म का रिलीफ जरूर है, फायदा जरूर है, और इन्वेस्टर्स के लिए कॉन्फिडेंस भी है कि वो यहां पे आएंगे और आके इन्वेस्ट करेंगे, और पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए खत्म हो जाएंगे, ये हकीकत है।
अब सस्टेनेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं या सस्टेनेबल इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करते हैं, तो फिर प्रॉब्लम यह है कि हम जब तक जो है वो रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे, जैसे इंडिया जो है उसकी एग्जांपल दी जा रही है कि जैसे 1990s के अंदर इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को लिबरल किया आईएमएफ के कहने के ऊपर, वो भी आईएमएफ के पास जाता था, तो उसने जब आईएमएफ की रिफॉर्म्स को माना, प्रॉपरली उनको इंप्लीमेंट किया, तो चीजें बदलना शुरू हो गई वहां पे। तो अब उसके बाद अब वो थर्ड जो है वो बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की। तो जब तक हम भी जो है वो लिबरलिज्म की तरफ नहीं जाएंगे और सिविलियन गवर्नमेंट को जब तक हम जो है वो एम्पावर नहीं करेंगे प्रॉपरली, तो तब तक सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत मुश्किल है कि हम ये कहें कि भाई ये सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए मौजूद हैं। तो अगर हम एट द एंड बात करते हैं कि ये जो SIFC है शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमें पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिफॉर्म्स लेके आनी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक कंप्रिहेंसिव रिफॉर्म्स नहीं होंगी तब तक जो है वो इकोनॉमी हमारी सेट नहीं हो सकती, और ये प्रॉब्लम्स इसी तरह से चलते रहेंगे और ये मजीद इनकी रूट्स जो है वो डीप होती रहेंगी। तो अगर हम ये चाहते हैं कि लास्टिंग जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, तो उसके लिए हमें रिफॉर्म्स चाहिए, और रिफॉर्म्स के लिए हमें जो है वो सिविल जो गवर्नमेंट है, सिविलियन जो गवर्नमेंट है या पार्लियामेंट्री जो सुप्रीमेसी है, उसको आगे लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से, और यहां पे इसको कंक्लूड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।